So last time we left with that we have to start a new topic, that is will wasiyat. इन मुस्लिम लॉ जो हमने पढ़ा है कि जो मुस्लिम लॉ है, जो प्री इस्लामिक पीरियड था, उसमें ये जो लोग थे, मतलब इस्लाम नहीं था उससे पहले जो कबीले लोग थे, वो पूरी की पूरी अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकते थे। जब इस्लाम आया, इस्लामिक पीरियड आया, प्रॉफेट मोहम्मद ने जो है इसके अंदर काफी परिवर्तन किए, काफी रिफॉर्मेशन किए, और उन्होंने ये कह दिया कि वो पूरी की पूरी संपत्ति को जो है वसीयत नहीं कर पाएगा। सिंपल उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो 1/3 संपत्ति तक को ही वो उसको वसीयत कर पाएगा, इससे ज्यादा वो संपत्ति का जो है विल नहीं कर सकता। तो ये जो कुछ रिफॉर्मेशंस आए थे, क्योंकि हम मुस्लिम लॉ का अगर विल को देखें तो ये डिवाइन नेचर का है, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय द कुरान। कुरान में जो लॉज दे रखे, कुरान में जो इसके बारे में बता रखा है, उससे ये रेगुलेट होता है। मुस्लिम में जो विल है, जो वसीयत करने की प्रोसेस है, उसमें मुस्लिम लॉ लागू होता है। और हिंदूज में कौन सा लॉ लागू होता है? डू यू हैव एनी नॉलेज? हिंदू में जो वसीयत करते हैं उस पर कौन सी विधि लागू होती है? तो किसे रेगुलेट होता है? हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो मुस्लिम विधि जो है, मुसलमानों में जो लॉ वसीयत की जाती है उस पर लागू होता है। हिंदू विधि, हिंदू के अंदर जो वसीयत है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से रेगुलेट होता है, जबकि मुस्लिम लॉ जो है, बिकॉज कॉडिफाइड नहीं है, ये अपने ही विधि के द्वारा रेगुलेट होता है। तो द टर्म नाउ वी केम टू नो व्हाट इज लॉ, व्हाट इज विल। विल को हम, या वसीयत को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? वसीयत और गिफ्ट में, गिफ्ट पढ़ रखा है ना आप लोगों ने? यस मैम, पढ़ा था मैम। यस मैम। तो गिफ्ट और वसीयत का जो है, गिफ्ट एंड विल का सेम प्रोसेस होता है, सेम थिंग है, बट देयर इज अ डिफरेंस। एनीवे, आई विल गिव द डेफिनेशन। 1925 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 में विल की डेफिनेशन दी गई है, एंड इट इज मेंशन इन सेक्शन 2। सेक्शन 2 में ये बताता है, विल इज अ लीगल डिक्लेरेशन। माइंड इट, इसको बहुत ढंग से, क्योंकि हम इन डेफिनेशन से ही जो है एलिमेंट्स निकालेंगे, आवश्यक तत्व जो होते हैं इंपॉर्टेंट उसमें। विल इज द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ द टेस्टर। इट इज अ लीगल डिक्लेरेशन, इंटेंशन ऑफ द टेस्टर। टेस्टर, TESTATR, टेस्टर मीन्स जो वसीयत करता है, वसीयत करता को हम कहते हैं टेस्टर। with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. This is most important, that it is a legal declaration of the intention of the tester. इंटेंशन है टेस्टर का, लीगल डिक्लेरेशन है, किसके संबंध में है? विद रेस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी, जो उसकी संपत्ति है उसके संबंध में है, विच ही डिजायर्स टू बी कैरी आउट इनटू इफेक्ट, जो इफेक्ट में आएगी, कब आएगी? आफ्टर हिज डेथ। So will is a legal declaration with the intention of the tester with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. हिंदी में यह है, वसीयत वसीयतकर्ता द्वारा अपने संपत्ति के विषय में अपने अभिप्राय की विधिक घोषणा करता है। मतलब अभिप्राय मीन्स इंटेंशन की विधिक घोषणा करता है, जिससे वह अपनी मृत्यु के पश्चात प्रभावित करना चाहता है। तो अब एसेंशियल एलिमेंट, अच्छा, गिफ्ट एंड विल में जो मेन जो डिफरेंस है, दैट गिफ्ट जो है लाइफ के जीते जी इफेक्ट में आता है। गिफ्ट अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो इट कम इनटू इफेक्ट लाइफ टाइम में ही। जो गिफ्ट कर रहा है और गिफ्ट ले रहा है, उन दोनों के जो बीच में जो ट्रांजेक्शन है
जीवित अवस्था में होता है, और विल की जो एग्जीक्यूशन है, विल का जो इफेक्ट है वो डेथ ऑफ द, जो विल करता है उसकी डेथ के बाद एग्जीक्यूशन में आता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस अमंग बिटवीन दिस विल एंड गिफ्ट. देन वी केम टू द एसेंशियल एलिमेंट. मोस्टली जो गिफ्ट में, सॉरी, विल में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं व्हाट इज विल, व्हाट आर द रिक्विजिट्स और एलिमेंट्स ऑफ द विल, एंड व्हाट आर द टेस्टामेंटरी लिमिटेशन ऑन विल. बस मोटे मोटे तौर पे ये दो क्वेश्चंस आते हैं, और या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं. वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस मैं आपको वन बाय वन इसके साथ जो क्योंकि जो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम बन के इनको सॉल्व किया जा सकता है. नाउ द एसेंशियल्स ऑफ द विल. विल के या वसीयत के आवश्यक तत्व कौन से हैं? जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सबसे पहले वहां टेस्टर होता है, मतलब जो वसीयत करता होता है. तो फर्स्ट इज टेस्टर. टेस्टर का क्या होगा? उसकी कॉम्पिटेंसी. तो फर्स्ट एलिमेंट इज कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टर, वसीयतकर्ता की सक्षमता. देन सेकंड एलिमेंट इज कॉम्पिटेंस ऑफ लीगेटी. वसीयतकर्ता किसको, जिस आदमी को वसीयत करता है उसको वसीयतदार कहते हैं, और इंग्लिश में उसको लीगेटी कहते हैं. तो वसीयतदार की सक्षमता. तो वसीयतकर्ता की सक्षमता और वसीयतदार की सक्षमता, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट. देन थर्ड एलिमेंट इज वैलिड सब्जेक्ट. जो प्रॉपर्टी जो वो गिफ्ट कर, सॉरी, विल करता है, वो जो है एक वैलिड सब्जेक्ट ऑफ विल, वसीयत की विषय वस्तु, वसीयत की मान्य विषय वस्तु. वैलिड सब्जेक्ट मीन्स मान्य विषय वस्तु. देन फोर्थ इज टेस्टामेंटरी लिमिटेशंस. These are the four important element or requisites of a valid will. Now we discuss each element one by one. The first element is, first requisite is वसीयतकर्ता की सक्षमता, that is competence of tester. तो इसमें है कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टर में कि जो वसीयत करने वाला व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए? वो मेजर होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, एंड इम्पोर्टेंट दैट ही शुड बी अ मुस्लिम. ऑफकोर्स मुस्लिम लॉ है तो वो जो है, एक कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो मेजर है, साउंड माइंड है, वो अपनी संपत्ति को अपनी संपत्ति की वसीयत कर सकता है. अब मेजोरिटी एज जो है, हमने कहा ये मेजर होना चाहिए. मेजोरिटी एज कौन सी होगी इसमें? 18 years, मेजोरिटी एज 15 years, 15 years. यस. नो 15 ईयर. 15 ईयर्स जो एज है, प्यूबर्टी जो एज है, वो सिर्फ मैरिज, डाइवोर्स और डॉवर के लिए है. बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे मुस्लिम लॉ में वो 18 ईयर प्लस होगा. हाँ, 18 ईयर प्लस होंगे मुस्लिम लॉ में. बाकी सिर्फ प्यूबर्टी एज आप ध्यान रख लें, सिर्फ मैरिज, डिवोर्स और डॉवर में जो है वो आपकी जो एज है वो 15 ईयर्स होगी. बाकी सारे भी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे मुस्लिम लॉ में वो 18 ईयर्स के होंगे. तो मेजोरिटी एक्ट, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार होगा. तो वन हु इज above 18 years, any Muslim person who is above 18 years and he is sound mind, he can will his property. तो ये है इसका. अब ना हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स लेते हैं. हमने कह दिया कोई भी मुसलमान व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो अपनी संपत्ति का दान कर सकता है. सपोज करो अब ये है कि अगर कोई माइनर विल बना देता है, इफ अ विल इज मेड बाय एनी माइनर पर्सन, विल इट बी वैलिड? क्या ये वैलिड होगी? नो मैम. बिल्कुल, बिकॉज हमने पहले ही बोला कि मेजोरिटी होनी चाहिए थी. मेजोरिटी जो हो विल है वो मेजर एज वाला ही विल बना सकता है. पर मान लो कि किसी माइनर ने विल बना दी है बट जो मेजोरिटी अटेंड कर लेता है तो वो रेक्टिफिकेशन द्वारा अपने विल को लागू करवा सकता है. मान लो जैसे 15 साल के बच्चे ने विल बना दी और फिर वो 18 साल का हो जाता है तो वो कहता है जो मैंने विल करी है वो सही है, और से तो वो रेक्टिफाई अगर कर देता है तो वो विल वैलिड हो जाती है. देन सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विल बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अब हमने कहा था विल जो है साउंड माइंड के द्वारा ही होता है, पर देयर आर सम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लो जो विल जो अनसाउंड माइंड करता है वो वॉइड होती है. अब वो विल एक किसी अनसाउंड माइंड ने विल बना दी है और वो जो साउंड माइंड हो जाता है तो उसका रेक्टिफिकेशन कर देता है, उसका अनुसमर्थन कर देता है, तो विल वैलिड होगी.
पर दूसरा अदर वे राउंड ये भी हो सकता है कि किसी माइंड आदमी ने विल बनाई और उसके बाद वो अनसाउंड हो गया और वो मर गया, तो क्या ये विल वैलिड होगी, एग्जीक्यूट होगी? यस मैम, होनी चाहिए। नो मैम, इनवैलिड होगी। हमने कहा कि अनसाउंड माइंड के द्वारा करेंगे विल करनी होती है, पर अगर मान लो साउंड माइंड आदमी है और उसने विल बना दी और फिर बाद में वो अनसाउंड हो जाता है और वो वापस साउंड होता ही नहीं है, मर जाता है, तो ऐसी विल जो है एग्जीक्यूट नहीं होती, क्योंकि विल का ये है कि लास्ट जो स्टेज होती है, विल हमेशा चेंज होती रहती है, लास्ट में उसकी पोजीशन या स्टेज कैसी थी उस पर डिपेंड करता है, तो लास्ट में अनसाउंड माइंड था इसलिए विल जो है वॉइड होगी। गॉट इट? देन थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एग्जांपल है, विल बाय अ टेस्टर जिसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड बाय अ टेस्टर, थर्ड पॉइंट लिखे, सुसाइड बाय द टेस्टर, जिसने विल करी है उसने सुसाइड कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा दो जो है शिया और सुन्नी उन दोनों में डिफरेंस है। वो वैलिडिटी पे कोई स्पेशल कुछ है नहीं कि वो अगर, अब यहाँ पे है कि अगर हनाफी लोग जो सुन्नी लोग वो ये कहता है कि अगर उसने पहले मान लो सपोज करो कि उसने पॉइजन ले लिया और उसके बाद विल बनाई है, इसको ढंग से सुनना, एक व्यक्ति ने जो विल कर रहा है, विल की है, उसने पहले पॉइजन ले लिया सुसाइड करने के लिए, उसके बाद विल बनाई, बाकी में तो वो सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा, कोई इसमें आप दें कि पहले उसने पॉइजन ले लिया फिर उसने विल बनाई, पहले पॉइजन फिर विल, तो ऐसी विल जो है वो वॉइड होगी। पर हाँ, उसने सुसाइड करने से पहले विल कर ली, पहले विल बना दी फिर सुसाइड कर ली, तो वो विल वैलिड होगी सुन्नी लॉ में। और शिया में कहते हैं कि इसमें जो है विल जो है वो वॉइड होगी। सॉरी, शिया लोग कहता है चाहे वो पहले लिया हो चाहे बाद में लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वसीयत कर वो जो है वसीयत जो है उसकी वेद होगी, उसने कभी भी विषपान किया हो क्या किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति अगर विल करता है तो वैलिड होगी, बस एक ही कंडीशन में वो वॉइड होगी, अगर वो सुसाइड से पहले वो पॉइजन ले लेता है फिर विल बनाता है तो वो वॉइड होगी, अदरवाइज कैसे भी अगर वो विल करता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है वो वैलिड होगी। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉब्लमेटिक में, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। देन विल बाय अ पर्सन कंडेम्ड टू डेथ, मतलब मृत्युदंड के व्यक्ति द्वारा वशित, जिसको मतलब डेथ सेंटेंस मिला हो और वो अगर विल करता है तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड गिफ्ट। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है और वो विल करता है तो भी ये वैलिड विल होगी। देन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विल बाय इंसॉल्वेंट पर्सन, इंसॉल्वेंट पर्सन दिवालिया व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है और वो विल करता है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर विल की जाती है तो क्या विल वैलिड होगी या इनवैलिड होगी? इनवैलिड होगी। बिल्कुल सही है, बिकॉज इंसॉल्वेंट व्यक्ति का सबसे प्रायोरिटी जो है विल करने से पहले प्रायोरिटी उसकी ये होनी चाहिए कि जो उसके डेप्टर हैं उनको जो है वो अपने ऋण जो है पहले उसके ऋण जो दिए हुए हैं उनकी प्रायोरिटी होगी, उसके बाद वो विल कर सकता है। तो एनी विल मेड बाय द इंसॉल्वेंट पर्सन इज इनवैलिड। विल में सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि विल विदाउट फ्री कंसेंट अगर है तो वो इनवैलिड है। हमेशा जो है विल करते हुए व्यक्ति फ्री कंसेंट होना चाहिए, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस या क्वेश्चन या उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस या बिना फ्रॉड के वो विल करे तो ही विल वैलिड होगी। अदरवाइज ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें बाद में साबित हो जाता है कि उसको प्रेशर द्वारा अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा उसे विल करवाई गई है तो वो विल इनवैलिड हो जाएगी। देन विल जो टेस्टर है वो विदाउट एनी वो जो है विल जो है फ्री कंसेंट के होनी चाहिए। देन विल बाय पर्दा नशीन लेडी, पर्दा नशीन स्त्री द्वारा की गई वसीयत,
अगर वो खुद से, मतलब आपस में फ्री कंसेंट की बात हुई थी, अगर पर्दा नसीन लेडी का मतलब यहाँ पे इलिटरेट लेडी से बात करेंगे हम, कि अगर उसको कंटेंट समझ में आते हैं और वो करना चाहती है, उसको जो उसने लिखवाया और वो कंटेंट पढ़ के सुनाया उसको सही है, कंटेंट समझ में आए और उसे स्वेच्छा से वॉलंटरी उसने विल की है, तो वो विल वैलिड होगी। और अगर उसके पास अंडर इन्फ्लुएंस या कुछ फ्रॉड करके उसके द्वारा विल कराई गई है तो वो इनवैलिड होगी। तो दीज आर द सम एग्जांपल जहाँ पे टेस्टर, कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टर या जो उसकी सक्षमता है कि जो विल करने वाला उसकी सक्षमता क्या क्या होगी, ये डिस्कस किया गया। देन सेकंड रिक्विजिट इज कॉम्पिटेंस ऑफ द लिगेटी। लिगेटी यानी वसीयतदार, जिसको वसीयत दी गई है, वो कौन होना चाहिए? जिसके लिए विल की गई है वो कौन होना चाहिए? एक मुस्लिम रिलेटिव होना व्यक्ति चाहिए, किसको विल करें? जो उसके रिलेशन में रिलेटिव लगता होना हो। चाहिए। रिलेशन friend वाला हो, तो उसको हम्म मैम कोई भी फ्रेंड हो भी हो सकता सकते है, हैं। नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। हाँ, मैंने जैसे बोला था कि टेस्टर जो है वो मुस्लिम होना चाहिए, ठीक है ना, टेस्टर जो है मुस्लिम है, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि जो मुस्लिम लोग से कौन है, जो मुसलमान है वही कर रहा है तो वो मुस्लिम होगा ही, ऑब्वियस है। पर कॉम्पिटेंस ऑफ लिगेटी में है कि कोई भी व्यक्ति को वसीयत जो है किसी भी व्यक्ति को की जा सकती है, मे बी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इट्स मेक नो डिफरेंस। और बस उसकी जो मेन रिक्वेस्ट जो होनी चाहिए वो है कि ही हैज द कैपेसिटी टू होल्ड दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को रखने की वो शक्ति रखता हो। एंड सेकंड है कि जो वसीयतदार है, जो उसके लिगेटी जो है, एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टर, मतलब जो उसने संपत्ति विल करी है उसके मृत्यु के समय वो जो वसीयतदार है वो एग्जिस्टेंस में हो। दो ही चीजें हैं, एक तो है कि वो लिगेटी, पहली है कि वो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता हो, दूसरा जो है कि वो एग्जिस्टेंस में हो। एग्जिस्टेंस मीन्स कि जब वसीयत ने उसको ज्वाइन, वसीयत वसीयत करी थी, वसीयत करता ने, तो वसीयतदार एग्जिस्टेंस में था, तो ऐसी वसीयत थी, वसीयत, यही कॉम्पिटेंसी जो है लिगेटी के लिए चाहिए। इट मेक इट, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ एनी सेक्स, क्रीड, रिलीजन से कोई डिफरेंस का यहाँ पे नहीं है, किसी भी सेक्स, क्रीड की व्यक्ति को विल की जा सकती है। Then we have to take some examples. These are the basic requirements होती हैं. There are some examples. We should go through those examples. First, bequest to non-will, मतलब इसको will को bequest भी कहते हैं, BEQUEST. Bequest to non-Muslim, कि किसी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम को वसीयत, हाँ बिल्कुल की जा सकती है, किसी भी नॉन मुस्लिम को वसीयत की जा सकती है, बट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अगेंस्ट द मुस्लिम लॉ। किसी भी गैर मुस्लिम को वसीयत की जा सकती है, पर ऑब्जेक्ट जो है इसका वो मुस्लिम पॉलिसी या मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। बस इतना ही है, बाकी किसी भी गैर मुस्लिम को जो है वसीयत की जा सकती है। सेकंड है bequest टू अनबॉर्न पर्सन, किसी अजन्मे व्यक्ति को विल किया जा सकता है। गिफ्ट में भी पढ़ा होगा आपने। यस मैम, 6 यस मंथ्स मैम, 6 मंथ्स के अंदर बॉर्न होना चाहिए। एक्चुअली तो किसी भी जो है, गिफ्ट भी जो पढ़ा था सेम यहाँ पे लागू होता है कि किसी भी अनबॉर्न पर्सन को, वैसे तो जो वसीयत की जाती है, अनबॉर्न पर्सन अगर मान लो मैं कह दूं कि इसका बच्चा हो तो मिले, तो ऐसी जो है अगर हो जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो ऐसा अगर कोई अनबॉर्न पर्सन को, मेन रूल ये है कि किसी भी अनबॉर्न पर्सन को जो विल करते हैं वो वॉइड होती है। परंतु अगर वो बच्चा अजन्मा 6 महीने के भीतर अगर जन्म ले लेता है, विद इन 6 मंथ, देन दैट विल इज वैलिड। तो इट मीन्स, कहने का मतलब ये है कि जब वसीयतकर्ता ने विल की थी तो वसीयतदार जो है एग्जिस्टेंस अपनी मदर की वॉर्म में उसकी एग्जिस्टेंस मानी गई, मतलब 3-4 महीने का वो वॉर्म था और वो उससे 6 महीने बाद जन्म लेता। ये सुन्नीस में है। सुन्नीस में 6 महीने की बात होती है। सिया में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है।
कि आजन्मे की वसियत को शून्य मानते हैं, परंतु अगर बच्चे ने 10 महीने के अंदर जन्म ले लिया, मतलब वो कहते हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग उसके अंदर से कंसीव कर लिया, वो में आ गया है, और वो 10 महीने के भीतर अगर जन्म ले लेता है तो उसको वसियत जो है, या 6 महीने की बात वहां पे भी लागू है, पर 10 महीने तक, 10 महीने के अंदर अंदर अगर वो पैदा हो जाता है तो वो उसकी जो विल की भी वैलिड होगी। तो सुनीज में 6 महीने, यहाँ पे जो है 10 लूनर मंथ्स, शियाज में 10 लूनर मंथ। ओके, देन थर्ड इज बैकवर्ड्स टू हियर, हेयर मतलब वारिस, जो अभी किसी ने कहा था रिश्तेदारों को, क्या रिश्तेदारों को विल की जा सकती है? मुस्लिम लॉ रिश्तेदारों के पक्ष में वसीयत को अमान्य मानता है, इट इज इनवैलिड, इनवैलिड होती है। तो विल इन फेवर ऑफ रिलेशन, रिलेटिव्स के फेवर में की गई वसीयत जो है वो अमान्य है, बट यहाँ पे एक प्रोविजन है कि वो इनवैलिड रहेगी तब तक जब तक कि दूसरे रिश्तेदार हाँ नहीं, अगर दूसरे रिश्तेदार कंसेंट दे देते हैं तो ये वसीयत जो है वैलिड हो जाएगी। अगर रिश्तेदार कंसेंट नहीं देते तो कहने का मतलब है कि विल सिर्फ नॉन रिलेशन में जो है रिश्तेदारों को नहीं किया जाएगा। जो रिश्तेदार मीन्स किसके, जो उसके वारिस है, रिश्तेदार मीन्स यू नहीं, जो वारिस, अच्छा इसको वारिसों को कहेगा कि वारिसों को वसीयत नहीं, जो उसकी प्रॉपर्टी में से इनहेरिट करेंगे उनको प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती, उनको प्रॉपर्टी विल नहीं की जा सकती। इट कैन ओनली बी डन इफ अदर हेयर्स, जो दूसरे रिश्तेदार, सॉरी दूसरे वारिस है, वो उसको कंसेंट कर देते। तो वारिसों के पक्ष में विल नहीं की जा सकती जब तक कि दूसरे वारिस उसके पक्ष में कंसेंट नहीं दे देते। तो ये थंब रूल है मुस्लिम लॉ का कि ये विल कैन और नॉट बी डन टू देयर हेयर्स। ये मीन्स दोज हु आर इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, जो भी मुस्लिम मरेगा उसकी प्रॉपर्टी में से जो इनहेरिट करेंगे उनके पक्ष में विल नहीं की जा सकती। देन नेक्स्ट एग्जांपल है बिक्वेस्ट टू टेस्टर्स मर्डर, मतलब वसीयतकर्ता के हत्यारे को क्या वसीयत की जा सकती है? जिसने वसीयत करता है उसने मान लो किसी व्यक्ति के पक्ष में विल करी हो और उस वसीयतदार ने उसी वसीयतकर्ता की जो है हत्या कर दी हो, तो विल वैलिड होगी या नहीं होगी? इस पे दो रूल है। वसीयतकर्ता की जो हत्या कर देता है वो विल इनवैलिड होगी अगर वो इंटेंशनली की गई हो। ठीक है, सुनिए, ये कहते हैं इंटेंशनली अगर की गई हो तो वो वैसी विल जो है हेलो, Yes, आवाज ma'am, आ you रही are है? audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're audible. जो भी विल है वो इंटेंशनल, जो इनवैलिड होगी चाहे वो हत्या इंटेंशनली की गई हो या इनइंटेंशनली की गई हो। मतलब इंटेंशनली या इन इंटेंशनली, जानबूझकर या बिना जानबूझकर, अगर वसीयतदार ने अपने वसीयतकर्ता की हत्या करती है तो विल इनवैलिड होगी, ये है रूल। बट शिया ये कहते हैं अगर जानबूझकर हत्या की गई, मतलब रूल हम अगर मैं बात करते तो सुन्नीस की है, सुन्नीस क्योंकि ज्यादा है तो हम सुन्नीस की बात करके चलते हैं। तो अगर इंटेंशनली अनइंटेंशनली मीन्स हत्या कर दी, अगर मर्डर कर दिया है तो वो विल जो है इनवैलिड हो जाएगी। बट शियास में जो है अगर इंटेंशनली की गई है तो ही इनवैलिड होगी, अदरवाइज इनवैलिड नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज बिक्वेस्ट टू एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब कि जिसने धर्म त्याग कर दिया हो। किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी मुस्लिम को विल की हो और उसने जो है बाद में मुस्लिम धर्म त्याग कर दिया, तो क्या ऐसी विल वैलिड होगी? तो बिल्कुल ऐसी विल वैलिड होगी, क्योंकि एक यहाँ पे एक्ट था कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट 1850 के अनुसार भी, और दूसरे भी की विल किसी भी गैर मुस्लिम को की जा सकती है। देन बिक्वेस्ट टू अ क्लास, मतलब जो बिक्वेस्ट, अच्छा बिक्वेस्ट मैंने कहा था कि किसी व्यक्ति, विल जो है जॉइंट पर्सन, जॉइंट लीगेसिटी को भी की जा सकती है। विल जो है एक व्यक्ति को भी की जा सकती है और एक से ज्यादा व्यक्तियों को एक साथ भी की जा सकती है, पर वहां पे उनका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि किसको कितना दिया जाएगा। तो जॉइंट जो लीगेटी होती है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ
डिफरेंसेस आ जाते हैं। सपोज करो कि एक व्यक्ति, अब इसमें जैसे एक व्यक्ति वसीयत करता है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसने ए और बी दोनों को विल कर दी कि भाई मेरी 1/3 प्रॉपर्टी जो है इन दोनों को जाएगी, तो वो उसमें उसने कुछ मेंशन नहीं किया, पर 1/3 मतलब दोनों को जाएगी, यानी 1/6 दोनों को चली गई। दो व्यक्ति थे और 1/3 प्रॉपर्टी को डिवाइड करना था, तो दोनों को बराबर चली गई। पर कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स में आते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सपोज करो कि एक्स नाम का जो मुस्लिम व्यक्ति था, उसने ए और बी दो व्यक्तियों को उसने विल करी। अब उसमें हुआ क्या कि एक जो व्यक्ति है वो डिसक्वालीफाई था फ्रॉम द इनिशियल, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब डिसक्वालीफाई मीन्स वो मर गया हो पहले से ही, वो जिंदा ही नहीं, वो डिसक्वालीफाई से बिल करी तो पता ही नहीं था कि वो जिंदा है। उसने कहा भी ये एक्स ए और बी को, बी पहले से ही मर गया, उसने जब डिस्कस करी तो वो था ही नहीं। तो हमने पढ़ा था वो एग्जिस्टेंस में अगर नहीं है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द टेस्टर, तो वो विल वैलिड नहीं होगी। तो बी, अब पर उसमें जॉइंट विल करते, ऐसे में कंडीशन क्या होगी? अगर उसने मेंशन कर रखा हो क्लियरली कि भाई ए और बी को इतना इतना पोर्शन मिलेगा 1/6, बिल्कुल क्लियर मेंशन हो कि 1/6 जो है ए को मिलेगा, 1/6 जो है बी को मिलेगा, और उसमें बी डिसक्वालीफाई हो जाता है, तो ए सिर्फ जो है 1/6 ही उसको लेगा। बट उसने कहा नहीं, मैं ए और बी दोनों को जो है 1/3 देता हूँ, और उसने कोई मेंशन स्पष्ट जो है मेंशन नहीं कर रखा हो, उसने क्लियर मेंशन नहीं कर रखा हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है पूरी की पूरी 1/3 जो है ए में चली जाएगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। Please repeat. एक मुस्लिम व्यक्ति एम, सपोज करो एम ले लो, चलो एम मुस्लिम व्यक्ति है, उसने जॉइंट में ए और बी दोनों को प्रॉपर्टी डोनेट कर, मतलब विल करी, डोनेट नहीं विल करी, ठीक है। तो दो, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति का 1/3 से ज्यादा गिफ्ट नहीं कर, विल नहीं कर सकता। 1/3 गिफ्ट वो पूरी कर सकता है, पर जो है विल जो है सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी का, 1/3 का ही वो अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 के हिस्से का वो विल करेगा। तो उसने कहा कि मैं ए और बी दोनों को अपनी 1/3 प्रॉपर्टी देता हूँ। तो वो अगर जिंदा है दोनों, और वहां पे उसमें कोई क्लियर मेंशन कुछ नहीं कहा कि किसको कितना हिस्सा देना है, किसको कितना हिस्सा देना है, तो दोनों बराबर डिवाइड कर लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो क्लियर मेंशन करके दे देता है तो कोई इशू है ही नहीं, दोनों अपना अपना लेंगे। पर मान लो मेंशन नहीं करता और दोनों वैलिड है कि उसकी विल लेने के लिए, तो दोनों में बराबर बंटेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि कोई एक जो है लीगेटी डिसक्वालीफाई हो जाता है। जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति ए और बी दोनों को कहता है मैं अपनी 1/3 प्रॉपर्टी देता हूँ, पर जब उसने वसीयत की उस वक्त बी की डेथ हो चुकी, ठीक है, बट उसको नहीं पता चला, उसने संपत्ति विल कर दी पर डेथ हो गई। तो जो एम व्यक्ति है उसने उसमें क्लियर मेंशन कर दिया कि भाई ए को 1/6 मिलेगा, बी को भी 1/6 मिलेगा। जब ये क्लियर मेंशन कर दिया गया हो और बी की डेथ हो गई हो, तो वो बी डिसक्वालीफाई हो गया, तो वो जो 1/6 प्रॉपर्टी है वो वापस एम में आ जाएगी, और एम के जो वारिस है उनको मिलेगी, और ए को 1/6 ही मिलेगा, ठीक है। पर सपोज करो कि एम जो है वो ए और बी दोनों में ये मेंशन कर देता है भाई मेरी 1/3 प्रॉपर्टी जो ए बी को मिलेगी, उसने कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन या क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, और बी की डेथ हो जाती है, बी डेथ पहले ही मरा हुआ था, डिसक्वालीफाई हो गया, मतलब बी डेथ हो गई, वो जो लिगेटी था वो डिसक्वालीफाई। तो ऐसे में जहां कोई भी मेंशन नहीं है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, वहां पे जितनी 1/3 जो प्रॉपर्टी, 1/3 जो प्रॉपर्टी दोनों में बांटनी थी, वो ए के डिसक्वालीफाई होने के कारण वो ए को वापस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ए को चली जाएगी, ठीक है। जहां पे क्लियर मेंशन हो वहां पे प्रॉपर्टी क्लियरली अलग अलग जाएगी, वहां पे ए को पूरी नहीं जाएगी, वो वापस उसके वारिसों में वापस आ जाए। और जहाँ क्लियर मेंशन नहीं हो वहां पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और नेक्स्ट जो बचा हुआ हेयर है, सॉरी बचा हुआ जो व्यक्ति है, लिगेटी है, उसको चली जाएगी। आई होप इट, आई मेड इट क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you.
अब डेड लिगेटी, वो मैंने बी का एग्जांपल से आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट डेड लिगेटी है इसमें। डेड लिगेटी मीन्स कि एट द टाइम ऑफ, ये बहुत थंब रूल है कि एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टर लिगेटी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टर, जब टेस्टर मतलब जिसने वसीयत करी है उसके वक्त, उसकी मृत्यु के वक्त अगर जिसको वसीयतदार है वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा होना जरूरी है। एट द कब? एट द वसीयत करते वक्त नहीं, वसीयत करता नहीं, जब भी वसीयत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त वो जिंदा था या नहीं, पर वसीयत कर्ता की मृत्यु के वक्त जो है वसीयतदार जिंदा होना चाहिए, तो ही विल वैलिड होगी। अगर उससे पहले अगर वो मर जाता है तो वो विल लैप्स हो जाती है और वापस जो है वसीयत कर्ता के वारिसों में आके उसमें इवॉल्व हो जाती है। बट शिया विधि में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये समझ में आ गई कि जब टेस्टर ने अपनी विल करी थी, लिगेटी अगर प्रेजेंट था तो उसको मिलेगी। अगर लिगेटी की मतलब कहने का मतलब है कि लिगेटी की जो है टेस्टर से पहले डेथ हो गई है तो वो जो प्रॉपर्टी जो विल करी थी वो वापस जो है टेस्टर के पास आ जाएगी और उसके वारिसों में बटेगी। पर शिया ये कहता है कि अगर उसने कर दी है, टेस्टर ने अगर प्रॉपर्टी विल कर दी है और वो जो है विल कर दी और जो लिगेटी है वो पहले मर गया है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो जिसको विल करी है उसके रिश्तेदारों में जाएगी। शिया थोड़ा सा अलग बोलता है। बाकी जनरल रूल क्या है? लिगेटी जिंदा होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ टेस्टर। देन बिकर्स टू इंस्टीट्यूशन, हमने पढ़ा था किसी संस्था को विकसित की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। वो कोई भी रिलीजियस चैरिटेबल संस्था किसी को भी दी जा सकती है, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द it should not be against the object of Muslim laws, Muslim policy, Muslim religion. These are the two जो थे हमारे important requisites थे। Then third is important requisite is valid subject of will, वसीयत की मान्य विषय वस्तु, valid subject of will. There are some conditions for the valid subject of the will। कौन सी कंडीशन है? दैट इट मस्ट बी ट्रांसफरेबल, कि जो प्रॉपर्टी वो जो करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। वो जिस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, विल करना चाह रहे हैं, वो ओनर होना चाहिए, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और की प्रॉपर्टी को जो है विल कर दे, नहीं, वो खुद ओनर होना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी का ही वो विल कर सकता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो जो प्रॉपर्टी है जिसका वो विल कर रहा है, वो विल कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी का कर सकता है, बट दैट प्रॉपर्टी शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टर। मतलब जिसने विल करी है, जो वसीयत करता है, उसके मृत्यु के समय वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। सपोज कह रहे हो कि एक आदमी है, ये कहता है कि मेरा जो उस प्लॉट पे मकान बनेगा वो मैं सी को गिफ्ट करता हूँ, ठीक है, पर मकान है नहीं, और उसने कह दिया मैं गिफ्ट विल करता हूँ, उसने कह दिया मैंने विल करना। अगर एट द टाइम ऑफ डेथ वो मकान बन जाता है, व्हाट एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द टेस्टर, मतलब प्रॉपर्टी जो वो विल करता है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए एट द डेथ ऑफ द टेस्टर, तो वो मकान उसको मिल जाएगा, अन्यथा वो विल जो है इनवैलिड हो जाएगी। विल को जो है जो प्रॉपर्टी जो विल की जाती है, गिफ्ट में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी के दो हिस्से होते हैं, एक प्रॉपर्टी का कॉर्पस होता है, एक प्रॉपर्टी का जो है यूजुफ्रुक्ट होता है। यूजुफ्रुक्ट और कॉर्पस दो पोर्शन होते हैं प्रॉपर्टी। कॉर्पस होता है मेन प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं कहूँ ये मकान है, ये मैंने मकान जो है उसको विल कर दिया, वसीयत कर दी, मकान जो पूरा का पूरा मैंने दिया वो कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी है। और मैं कहती थी इस मकान का जो किराया आएगा वो उसको मैं विल करते, तो किराया जो आ रहा है वो यूजुफ्रुक्ट है, ठीक है। मतलब एक तो है समग्र संपत्ति जैसे कॉर्पस कहेंगे, दूसरा है यूजुफ्रुक्ट का मतलब होता है कि फलोपभोग जो फल जो उसका आ रहा है यूजुफ्रुक्ट कहेंगे।
तो एक प्रॉपर्टी के दो हिस्से, ये आपने गिफ्ट में भी पढ़ा होगा। लाइफ इंटरेस्ट और लाइफ स्टेट का कंसेप्ट पढ़ा गिफ्ट में। इंटरेक्ट करो बच्चों। एनीवे, कॉर्पस और यूज ऑफ दो पोर्शन होते हैं प्रॉपर्टी के, ये तो बात पता है। Yes, ma'am. तो विल में क्या होता है, लाइफ इंटरेस्ट, दो कंसेप्ट है इंग्लिश लॉ के, लाइफ स्टेट एंड लाइफ इंटरेस्ट। मतलब संपदा और हित, नित जो है जीवन संपदा और जीवन हित जो है लाइफ इंटरेस्ट, जो है लाइफ इंटरेस्ट एंड लाइफ स्टेट। तो इंग्लिश लॉ में लाइफ स्टेट का कंसेप्ट मान्य है, मुस्लिम लॉ को मान्य है। व्हाट इज लाइफ स्टेट? लाइफ स्टेट जो संपदा का कंसेप्ट है, जीवन संपदा का कंसेप्ट है, वो क्या है? वो ये है कि ए कहता है मैं बी को अपना मकान बिल करता हूँ, और बी के बाद ये मकान जो है सी को बिल करता हूँ। समझ में? कि जीवन पर्यंत, मतलब ए ने जो मकान बी को दिया, वसीयत करी, वो बी अपने जीवन पर्यंत उसको रखेगा, और उसके मरने के बाद वो मकान जो है सी को चला जाए। ये लाइफ स्टेट है, वो प्रॉपर्टी। बाकी मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम लॉ में ये है कि मान लो किसी मुस्लिम व्यक्ति ने बी को मकान किया है, और वो लिख देता है कि सी को मैं मकान, उसके बाद जो सी को मिले, तो वो बी को जो मकान उसने वसीयत कर दिया है, वो मकान बी के पास ही रहेगा। सी के प्रति जो विल उसके बाद मिलेगा वो अमान्य हो जाएगी, वो वॉइड है। बी के मृत्यु के बाद वो मकान बी के जो वारिस है उसमें डिवॉल्व होगा, उनको मिल जाएगा बसती के सी में। जबकि इंग्लिश लॉ में ऐसा है कि वो मकान जो है बी से सी में भी जाता है। बाकी मुस्लिम लॉ में जो है बी से सी में नहीं जाता, बी से बी के वारिसों में जाता है। तो ये लाइफ स्टेट का है कि जीवन के जो कॉर्पस होती है प्रॉपर्टी, वो कंप्लीटली ट्रांसफरेबल होती है। वो फॉर टाइम बीइंग या फॉर लाइफ लॉन्ग कोई ऐसे टेम्पररी नहीं होती। इट इज कंप्लीट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर लीगलिटी। देन लाइफ इंटरेस्ट को जो है वो किया जा सकता है मुस्लिम लोग। सपोज अगर वो कहता है कि मकान जो है इसको बिल मैं एक्स को करता हूँ, परंतु इसका जो किराया, जो दो दुकानें हैं, जो भी इसका किराया आ रहा है, वो उसको सी को भी दिया जा सकता है। जब तक वो जीवित है इसका फलोपभोग कर सकता है। तो ये की जा सकती है, इट कैन बी डन। ठीक है, बी को मकान दिया जा सकता है बी के मरने के बाद, या बी को के लिए उसको उसका किराया और यूज करने का वो जो है दिया जा सकता है। गॉट इट? कि मतलब पूरी प्रॉपर्टी का जो विल होगा, पूरी कॉर्पस को जो है वो एक के बाद एक या लाइफ के लिए नहीं दिया जा सकता, बट जो उसका फुल उपयोग है वो कह सकता है कि सी को दिया जाता, सी के बाद डी को भी दिया जाता, डी के बाद ई को भी दिया, ये वो कर सकता है। बट प्रॉपर्टी का जो कॉर्पस का जो है वो बिल नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे और उस तरीके से नहीं किया जाए कि बी के मरने तक बी तक रहेगा और बी के मरने के बाद सी को चला जाएगा। इट कैन नॉट बी डन इन मुस्लिम लॉ। देन एक वेस्टेड रिमाइंडर भी आपने पढ़ा होगा गिफ्ट में, कि वेस्टेड होता है कुछ जगह लाइफ इंटरेस्ट में होगा कि बी के बाद, बी तक तो जो है ए जो है प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, ए जो है ए प्रॉपर्टी, ए जो है किसी प्रॉपर्टी के किराए को या यूजफ्रूट को बी को गिफ्ट करता है, और बी का जो बी के मरने के बाद वो सी को चला जाता है। तो सी, बी के मरने के बाद जो यूजफ्रूट सी को जाता है वो सी का वेस्टेड इंटरेस्ट या वेस्टेड रिमाइंडर कहलाता है, कि वो उसका हित जो है उसके अंदर अवशेष के रूप में पड़ा रहता है। जब बी मरेगा तो ही वो हित उसको ट्रांसफर होगा। इट्स बेसिक क्वेश्चन, छोटे छोटे कोई शॉर्ट नोट आता है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट क्लियर। बाकी इतना ज्यादा डिटेल में हमारा क्वेश्चन नहीं होता, बस आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। लाइफ स्टेट क्या होता है, लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है, एंड वेस्टेड रिमाइंडर क्या होता है। आई होप आई मेड इट क्लियर। देन सम कुछ और एग्जांपल हैं कि बिक्वेस्ट इन फ्यूचर, क्या फ्यूचर में कुछ होगा उसका बिक्वेस्ट की जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टी या उसको विल किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑफकोर्स हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी उसका ओनर होना चाहिए और एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। इट शुड एटलीस्ट
जब उसकी डेथ हो तब वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होती है। उसके मरने के बाद फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी को वो गिफ्ट कर विल करके जा रहा है तो वो विल वॉइड होगा। देन कंटीजेंट बिक्वेस्ट कि एक घटना घटित होने के बाद, मतलब कंटीजेंट मीन्स ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट के होने के बाद ये जो है उसको मिल जाए, तो ऐसे अगर विल करते हैं वो विल भी वॉइड होती है। जैसे अगर कस्टम अलाउ करती है तो ओके, मैं के भाई वो इससे शादी कर लेगा तो मैं उसकी मेरी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाए। कुछ ऐसी कंडीशन जो किसी घटना घटित होने के बाद जो है, किसी घटना के घटित होने के बाद वो जो संपत्ति है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के वसियत हो, ऐसी अगर किसी घटना के साथ जिक्र हो तो ऐसी जो विल है वो शून्य होती है। परंतु कई जगह ऐसा होता है, जैसे ए कहता है कि जो मेरी जो संपत्ति है वो मेरे बेटे बी के पोत्र को, अब वो पोत्र एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, बी है, तो कई जो कस्टम अलाउ करते हैं तो ऐसा हो सकता है, अन्यथा जो है एज पर मुस्लिम लॉ ये वॉइड होगी। देन कंडीशनल बिक्वेस्ट, जहां कंडीशन लगे, उसने ये कह दे कि भाई मैं बी को अपना मकान विल करता हूं, परंतु बी जो है इस मकान को कभी बेचेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, इस मकान के साथ जो है कभी इस मकान का जो भी है, मतलब बी को विल करता है पर साथ में कंडीशंस लिख देता है कि जो बी है इस मकान को कभी बेचेगा नहीं, बी जो है इस मकान को कभी निर्माण नहीं करवा, इस तरह की मान लो कुछ कंडीशन, किसी भी तरह की कंडीशन जो है इस प्रॉपर्टी के साथ लगा के विल करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। सपोज विल क्या वॉइड वॉइड हो जाएगा, विल वॉइड होगी, कंडीशन वॉइड होगी। नहीं, हाँ विल वैलिड रहेगी, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। विल रहेगा वो जब प्रॉपर्टी बी को मिल चुकी है, बी को जब प्रॉपर्टी है, बी चाहे उस प्रॉपर्टी का, बिकॉज ही बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही कैन डू वट एवर ही वांट्स टू, वो उसकी संपत्ति वो चाहे से तोड़े कुछ भी करे, वो जो है बी अब उसका मालिक हो गया। तो जो भी कंडीशन विल के साथ अटैच्ड है, हमने गिफ्ट में भी पढ़ा था, गिफ्ट में भी जो कंडीशन अटैच्ड होंगी वो सारी कंडीशन जो है वो वॉइड हो जाएगी, बट जो मेन जो एलिमेंट है वो वैलिड रहेगा। तो विल बी द वैलिड बट कंडीशन बिकम वॉइड। अब कई जगह ऑल्टरनेटिव रिक्वेस्ट भी आता है, जो मैंने कहा कंडीशन कर लो, इसको कंटीजेंट कर लो, पर ऑल्टरनेटिव मतलब अगर किसी एक व्यक्ति को वसीयत की जाती है, वे ना हो तो दूसरे को ऐसी वसीयत करने को, मतलब एक व्यक्ति को वसीयत की, अगर वो नहीं है तो किसी और को वसीयत हो जाए, ऐसे को हम वैकल्पिक वसीयत कहते हैं, तथा ये मान्य होती है, ऑल्टरनेटिव होती है, बट दूसरा जो है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे इसमें केस है एडवोकेट जनरल वर्सेस जिम्बाब्वे, एडवोकेट जनरल वर्सेस जिम्बाब्वे के केस में कहा गया था। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति है जिसके कोई बेटा नहीं था और उसने कहा कि वसीयत सी किसी और व्यक्ति को उसने वसीयत कर दी थी, पर उसने कहा था कि अगर मैं मरूं तो मेरा बेटा, संपत्ति जो है उसने पुत्र, सॉरी, ये जो व्यक्ति था उसके कोई बेटा नहीं था, पर उसने विल जो है अपने बेटे को कर रखी थी, मतलब उसको ये था कि शायद मेरा बेटा हो जाए और मेरी मृत्यु के वक्त अगर वो जीवित हो, परंतु जब वो मरा अगर मेरा बेटा नहीं हो तो ये संपत्ति जो है सी को चली जाए। तो यहाँ पे क्या, पहले उसने अपने बेटे को करी, फिर उसने सी को करी, और वो जब मरा था तब उसका बेटा जीवित नहीं था। यहाँ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है, पर इसमें आप ये ऑल्टरनेटिव वसीयत को ये समझाने का कि जब ए मरा था तो उसका बेटा नहीं था, तो उसने जो ऑल्टरनेटिव विल कर रखी थी सी के नाम की, तो वो विल वैलिड होगी। तो इसमें कहा कि ऐसा अगर हो जहां ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की रखी हो और वो जो फर्स्ट डिस्क्वालीफाई है, तो ऑल्टरनेटिव विल कहीं सर्कमस्टेंस, देखो यहाँ पे क्या था कि ए था ही नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टीज के कोई वारिस भी नहीं थे, तो मोस्ट ऑब्वियसली था, बहुत पर्पसली था कि वो जो है उसको सी को ही जानी थी। तो इससे ऑल्टरनेट, जब एक व्यक्ति नहीं होता है, एक व्यक्ति को जिसको विल किए वो अगर नहीं होता है और दूसरे को विल कर देता है और जो एग्जिस्टेंस में होने एग्जिस्टेंस में चाहिए, तो वो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था कहलाती है, उसको जा सकती है। देन
These are the some example of the example of these, what can I say, tester, legatee and Validity. valid subject of the. There is fourth जो है testamentary limitation, जो अपने आप में ज्यादा बस कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझने की जरूरत है। टेस्टामेंटरी लिमिटेशंस होती है जो गिफ्ट को, विल को गिफ्ट से अलग करती है। और इस पे वो एक क्वेश्चन उस पे भी आ सकता है, पूरा क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया। और टेस्टामेंटरी लिमिटेशंस में एक पूरा क्वेश्चन आता है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आई मेड इट क्लियर। सबको आया समझ में? Yes, ma'am. नहीं हो तो आप सब जने हैं मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, Thank थैंक you, यू। ma'am. अच्छा, one I want to say one thing that on 1st May Law College is going to organize Labor Day celebration। तो हमारे जस्टिस जी.के. व्यास जी जो चेयरमैन है ह्यूमन राइट कमीशन की, वो और एक RS US तोमर है फ्रॉम लखनऊ, तो दे विल गिव देयर टॉक। सो प्लीज इस हम्बल रिक्वेस्ट, और तुमको रखना, मैं प्रोफेशनल एथिक्स में इसको आप अपनी डायरी में लिखेंगे, ठीक है? तो ये एक आपकी प्रोफेशनल एथिक्स में एक्सटेंशन लेक्चर के अंदर विस्तार व्याख्यान है, उसमें ये आपका होगा और आपकी अटेंडेंस मस्ट है। तो टेल योर अदर्स फ्रेंड्स आल्सो दैट दे शुड अटेंड दिस सेमिनार ऑन 1st May। मैं वो ब्रोशर जो है वो प्लॉट कर दूंगी आप इसमें, तो आप प्लीज जो है इसको अटेंड करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, टेक केयर, बी सेफ।